हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो बेटा ये लेक्चर अब आपका एंड होने वाला है। अब हम आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने डिफरेंट गैसेस को कैसे ऑब्टेन करते हैं वो मैंने आपसे बात कर ली थी और काफ़ी बात हो चुकी थी उसके बारे में। अब हम लोग एक काम करते हैं कि अब उसके जो क्वेश्चन आंसर है इसके बाद वो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, तो वो क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप अपना एक काम करिएगा, एनसीईआरटी से वो क्वेश्चन उतार लिएगा, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। तो आप लोग सिर्फ एक काम करिएगा, आंसर जो मैं बताऊं उसको देख लिएगा और क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से निकाल लिएगा। तो स्टार्ट है। एनर्जी बाकी है अभी भी आपके पास, या जितने लेक्चर मेरे थे देखते देखते थक गए या नहीं देखे वो आपके ऊपर है। वैसे अभी भी पढ़ाई का माहौल थोड़ा कम है तो इसलिए बच्चे थोड़ा सा पढ़ाई नहीं कर रहे, लेकिन बेटा आगे के लिए आपको करना पड़ेगी ज़रूर। अभी नहीं, कुछ दिन बाद, लेकिन करना तो पड़ेगी। तो चलिए बेटा, हम आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर देते हैं। तो उसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस थे, तो हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे डिफरेंट गैसेस के बारे में, और जितना भी पीछे उससे पढ़ा था उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ, यहाँ लिखूंगा नहीं, सिर्फ आंसर लिखूंगा। आप सिर्फ क्या करिएगा बेटा, उसमें क्वेश्चन आंसर को उतार लेगा, आंसर्स को उतार लेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चंस रीड कर दे रहा हूँ। जो पहला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे हमारा, वो लिखा है हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल, difference in their boiling point is more than 25 degree centigrade which are miscible with each other। कह रहे हैं ये कि दो हमारे पास जो मिक्सचर हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस मोर देन 25 केल्विन से ज़्यादा है और वो दोनों मिक्सिबल हैं, आपस में डिजॉल्व हो जा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बेटा इधर देखिए, टेक्निक हमने आपको टेक्निक बताई थी, जिसका 25 केल्विन से ज़्यादा, जिसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ज़्यादा होगा, तो उसका क्या कराते हैं, फ्रैक्शनल नहीं, फ्रैक्शनल करवाते हैं लेस देन 25 का। हम लोग मोर देन 25 का करवाते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। पहला आंसर है, यहाँ पे नोट कर लिएगा आप लोग, क्या लिखा है, सिंपल डिस्टिलेशन। पहला आंसर हो गया हमारा, ठीक है, सिंपल डिस्टिलेशन। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा मैं आपको रीड करके बता दे रहा हूं। यहां पे लिखा है नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड, साल्ट फ्रॉम सी वाटर, कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट। यानी कि बटर को कर्ड से कैसे करोगे, यानी कि बटर को कर्ड से कैसे आप अलग करोगे, सॉल्ट को किससे करोगे, साल्ट को कैसे करोगे, कैम्फर को करोगे, उसकी टेक्निक पूछिए और 3 पॉइंट दिए। तो पहली टेक्निक बेटा आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन है, बताई थी ना, जुम 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 रोटेट होने वाली, अपनी एक्सिस पे स्पिन होने वाली टेक्निक को, वॉशिंग मशीन का भी एग्जांपल दिया था। तो इसी टेक्निक को हम लोग कहते हैं पहली वाली, बटर फ्रॉम कर्ड, उसका एग्जांपल, उसका आंसर है सेंट्रीफ्यूगेशन। दूसरे का जो है बेटा आपका सॉल्ट वाला, वो है क्रिस्टलाइजेशन बाय इवेपोरेशन। क्रिस्टलाइजेशन मैंने आपको पढ़ाया था, क्रिस्टलाइजेशन इसमें एक्टिविटी में नहीं पढ़ा, इससे पहले बताया था, वो मैंने इसलिए कहा था कि वो एक्टिविटी में बता चुका हूँ। क्रिस्टलाइजेशन कैसे करते हैं, आप किसी भी प्योर फॉर्म की, आप किसी भी लोग कोई भी CSO4 का सॉल्यूशन ले लो, उसको नीचे से हीट करो, हीट करने पे वो इवेपोरेट हो जाएगा, भाप बन जाएगा, CSO4 की क्रिस्टल अलग हो जाएंगे। तो यही एक टेक्निक थी, इसको क्रिस्टलाइजेशन बाय इवेपोरेशन, इवेपोरेशन से करते हैं हीट करवा के। एक हमने एग्जांपल भी दिया था आपको कि समुद्र का जो नमक होता है उसको कैसे करते हैं, वो भी ऐसे ही होता है। तीसरा जो बेटा क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, कैम्फर इज सबलाइन। आपको याद होगा, मैंने बताया था इन्वर्टेड फनिल शेप, ऊपर कॉटन रखी थी, नहीं पढ़ा है तो जाके देखो लेक्चर, फिर ये वाला पॉइंट समझ में आएगा। तो लिखा है कैम्फर इज सबलाइन बट सॉल्ट इज नॉट। कैम्फर सबलाइम है, सबलाइम का मतलब क्या कहा था, जो डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में बदल जाए, सॉरी सॉलिड से गैस में बदल जाए, उसे सबलाइम कहते हैं। सो कैम्फर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्ट सब्लिमेशन टेक्निक, सब्लिमेशन टेक्निक से हम इसको ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर हो गए। अब बेटा यहाँ पे एक दूसरी हेडिंग है, इधर देखिए 2.4 में, यहाँ लिखा है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सर ये क्या है, हमने आपको बताया था कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस, हम इससे पहले मैटर इज मैटर अराउंड अस प्योर एज, ये दूसरा चैप्टर चल रहा है हम लोग का, मैटर की ढेर सारी बात कर चुके थे, कौन प्योर फॉर्म में होता है, कौन इम्प्योर फॉर्म में होता है, क्या होता है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं।
अब यहाँ पे फिजिकल और केमिकल चेंजेस पूछे हैं कि किसमें फिजिकल चेंजेस और कैसे केमिकल चेंजेस होते हैं। यानी कि हमने आपसे बताया था जो हमको फिजिकली दिख रहे हैं वो फिजिकल चेंजेस उसमें हमें दिखाई दे रहे हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं उसमें। और केमिकल चेंजेस जो उसके अंदर हो रहे हैं, हम हाथ चला रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, ये मेरा क्या है, फिजिकल चेंजेस हैं, ये फिजिकल हो रहे हैं, फिजिकली हम आपको बोल के बता रहे हैं कोई चीज़। और जो हमारे अंदर हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए मेरे अंदर डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है, ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो रहा है, सर्कुलेट कर रहा है ब्लड, तो ये केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो अब देखते हैं, पहले हेडिंग क्या है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, फिर डिस्कस करेंगे ढेर सारी बातें। देखिए यहाँ पे बेटा लिखा है द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड स्पेसिफाइड लाइक color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc. are the physical changes, physical properties। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज है जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमने कहा ना कि जो हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। कलर, आप किसी का कलर देखो, बताओ कि भैया मेरी शर्ट का कलर क्या है, आप बता दोगे राम सर ये है, तो ये फिजिकली आप ऑब्जर्व कर रहे हो, फिजिकल चेंजेस हुआ। हार्डनेस, चौक कितनी हार्ड है कितनी सॉफ्ट है बता सकते हो छू के, फिजिकली टच करके। रिजिडिटी, हार्डनेस, बोथ आर सेम थिंग, हार्डनेस या रिजिडिटी, रिजिडिटी भी हार्डनेस होता है। फ्लूइडिटी जिसको कहते हैं तरल, इजिली मूव लाइक अ वेव, फ्लूइडिटी। डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या, हमने बताया था डेंसिटी का मतलब बहुत ज़्यादा चार या बहुत ज़्यादा एक जगह पे इकट्ठा हो जाना और छोटी सी जगह पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाना, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। और बड़ी सी जगह पे कुछ लोग कम आ जाना, जैसे कि इस रूम में 2 लोग आएंगे तो डेंसिटी कम होगी, इस रूम में 5, 10, 15,000 आदमी आएगा तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आप पढ़ते चले आ रहे हो, अब तक ही समझ गए होंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का। तो ये सारे हम देख के बता सकते हैं, ये फिजिकली चेंजेस है हमारा। द इंटर कन्वर्जन ऑफ अ स्टेट इज अ फिजिकल चेंज occur because these changes occur without a change in a composition and no change in the chemical nature of a substances। ये एनसीईआरटी में लिखी है, सर नहीं समझ में आया, चलिए इसी डेफिनेशन को अच्छे से समझाते हैं। फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है। देखिए बेटा हमने यहाँ पे लिखा फिजिकल चेंज, आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे ये चीज नहीं लिखी है, फिर भी हमने आपको डेफिनेशन बताने के लिए लिखा है। फिजिकल चेंज क्या होता है, ओनली द चेंज ऑफ अ अपीयरेंस ऑफ अ substances not its chemical composition। कह रहे हैं जो हमें चेंजेस दिखाई देते हैं अपीयरेंस देख के ऑफ अ substances not in the chemical composition, वो केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं हो सकते, ठीक है। कैसे सर एग्जांपल बताइए, समझे नहीं। फिजिकल चेंज इज द चेंज ओनली द चेंज ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ सब्सटेंसेस, किसी सब्सटेंसेस में चेंजेस आना। जैसे कि ये चौक है, इसको मैं चौक को कस के पीस दूं और पीस करके बॉईल कर दूं तो आप देखेंगे कि हाँ इसको ये फिजिकल चेंजेस इसमें आ रहे हैं, ये घुल रही है, डिजॉल्व हो रही है। चीनी है, चीनी को मैं पानी में डाल दूं या पानी को मैं गर्म करूं तो आपको लगेगा हाँ ये बॉईल हो रहा है, तो ये आपको फिजिकली देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये फिजिकल चेंजेस है। जैसे कि मान लिया आइस है, आइस को हमने क्या करा, आइस क्यूब, उसको मैंने क्या करा, हीट करा, ये हीट का सिंबल है और हीट भी लिख लिए, तो किस में बदल जाएगा, वाटर में हीट करेंगे तो वेपर में बदल जाएगा। तो ये आप बता सकते हो ना ये फिजिकली चेंजेस हो रहा है सब एक ही, आइस भी वाटर है और वाटर भी आइस है, और वेपर जो बने वो भी किससे बने, पानी से बने, केमिकली सेम है सबका केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल का मतलब उसके अंदर क्या है, सेम चीजें है ना, इसके अंदर भी पानी है, इसके अंदर भी पानी, इसके अंदर भी पानी था, लेकिन ये कब भाप बना, जब इसको हीट किया गया, इसको थोड़ा कम हीट किया गया तो ये वाटर बना, इसको एकदम कोल्ड कर दिया 0 डिग्री पे तो ये आइस बन गया। है तो सब पानी ना, केमिकली तो सेम है ना, लेकिन फिजिकली हम आंखों से देख रहे हैं तो ये हमको आइस दिख रही है, वाटर दिख रही है और ये वेपर दिख रहे हैं, लेकिन केमिकली सेम है। अब देखिए केमिकल चेंजेस क्या होता है, केमिकल चेंजेस कॉज अ सब्सटेंसेस। अगर आप इसका एग्जांपल पूछेंगे तो इसका एग्जांपल आप लिख लिए पहले, फ्रीजिंग, मैं आपको बोल दे रहा हूं आप लिख लिए, ठीक है। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी का जमना, ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग ऑफ वाटर हो जाएगा, पानी का जमना, आप देख रहे हो आइस में बदल रहा है, ठीक है, ये समझ में आया।
इसको मैं रफ कर दूं यहाँ से, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। दूसरा लिख दूं यहीं पे, अब दूसरा लिख दे रहा हूं, मेल्टिंग, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स का जमना। आप देख सकते हो फिजिकली, हाँ तो ये क्या हो गए, फिजिकल चेंजेस हो गए। अब केमिकल चेंजेस देख लिए, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, कॉज आर सब्सटेंसेस, डेफिनेशन बता रहे हैं केमिकल चेंजेस की, इसमें तो पूरी आपकी एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है और भी लिखा हुआ है। केमिकल चेंजेस क्या है, कॉज आर सब्सटेंसेस टू चेंज इंटायरली सब्सटेंसेस विथ न्यू केमिकल फॉर्मूला, इट्स ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कह रहे हैं जो केमिकली चेंज हो, अब हमने बताया हमको आप देख रहे हैं तो ये फिजिकली हुआ, अब हमारे अंदर क्या चल रहा है वो तो देख नहीं पाओगे, वो केमिकल चेंजेस है। वैसे ही इसका एग्जांपल क्या हो, रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना। आप यूं खड़े होकर देख सकते हो कि हाँ अब जंग लगने वाला है, नहीं, उसको 6 महीने या कुछ साल ले लेगा ना रस्टिंग होने में, जंग लगने में। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब जंग लगना, तो ये केमिकल चेंज हुआ। आप फिजिकली नहीं देख सकते हो खड़े होकर एक दिन में कि हाँ जंग लगने वाला है, 2 दिन होगा 4 दिन, नहीं, टेक अ फ्यू मंथ्स और ईयर। रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे जो हम खाना खाते हैं तो वो अंदर जो हमारे डाइजेस्ट हो रहा है, अब हम देख थोड़ी ना रहे खुद को यूं करके कि हाँ हमारे अंदर डाइजेशन हो रहा है, दूसरे को क्या हो रहा है, फूड पूरा टूट टूट के छोटे छोटे कंपाउंड में हो रहा है, तो ये डाइजेशन हुआ। ये भी आप देख सकते हो, नहीं ये केमिकल चेंजेस है, ठीक। फिजिकल और केमिकल चेंजेस में दोनों में पता चल गया। अब जैसे कि ये कुछ भी कह सकते हो, जैसे कि मिल्क को मिलाना आपस में, ठीक है, शोर करना, आपस में मिल्क है, सोरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क को मिलाना, चलाना, ठीक है, आपस में दोनों मिल्क को आप मिलाओगे तो आप कहोगे कि ये क्या फिजिकल चेंज है, नहीं ये केमिकल चेंजेस है हमारे अंदर, ठीक है। तो ये हो गया केमिकल चेंजेस हो गए हमारे पास। आप जैसे कहोगे वाटर, अच्छा एक और एग्जांपल मैं बता दूं कि फिजिकल और केमिकल, केमिकल और फिजिकल चेंजेस का दोनों का एक एग्जांपल और होता है बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल में फिजिकल भी आएगा और केमिकल भी आएगा। कैसे, आप मोमबत्ती को बर्न करोगे, जलाओगे, तो फिजिकली वो भाप बन के, तो पहले फिजिकली वो नीचे आके पूरा वैक्स नीचे आ जाएगा, तो फिजिकली आपको दिख भी रहा है। और जो जो आग से बर्न हो के जो हमारा वैक्स उड़ रहा है, थोड़ा बहुत जो भाप बन के वेपर उड़ रहे हैं हमारे, वो क्या हो रहा है, वो केमिकल चेंजेस हो रहा है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज एग्जांपल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, दोनों का एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कैंडल, ये याद रखना बस आप लोग। अब आप कहोगे सर, अब जैसे कि आपकी बुक में दिया वाटर और कुकिंग ऑयल, ठीक है, कुकिंग ऑयल, ऑयल जो होता है और वाटर जो होता है वो दोनों ही लिक्विड है, लेकिन ऑयल का कलर अलग, ठीक है, ऑयल का कलर क्या, आप ऑर्डर कह दो स्मेल, और उनको ऑयल जल सकता है, उसको हम गर्म कर सकते हैं, लेकिन उसको हम उसको भी कर सकते हैं, वाटर को भी कर सकते हैं, लेकिन वाटर काम आता है हमारा एज एक्सटिंग्विशर फायर में, और ऑयल जो होता है वो किस में काम आता है, बर्निंग होने में, बर्न होता है हमारा एयर में, ठीक है, बर्न कर सकते हैं उसको। हम तेल को क्या करते हैं, देखते हैं कुकिंग वगैरह में यूज करते हैं, है तो दोनों लिक्विड, लेकिन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों अलग अलग है। और इस वाले रिएक्शंस को बेटा हम कहते हैं क्या, केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस कहते हैं। इसको नोट करिए फिर हम आगे बढ़े जल्दी। अब देखिए बेटा आपके पास जो आया है वो आपके कुछ क्वेश्चन आंसर आए हैं और भी हमारे पास। इससे पहले जो हमने आपको बताया था वो हमारे क्या क्या थे, फिजिकल और केमिकल चेंजेस थे। फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बाद आपके पास कुछ आप देखेंगे अपनी एनसीईआरटी में क्वेश्चन आंसर लिखे होंगे, वो मैं क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ के बताऊंगा। आप उसको क्या करोगे, जो क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं क्लासिफाई करके वहां पे डॉट डॉट दिए हुए, आप क्या करना, डॉट की जगह पे ABCD डाल देना। अभी मैं बताता हूँ, पढ़ के आप देखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बेटा क्वेश्चन आंसर जो लिखे हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग केमिकल और फिजिकल चेंजेस। आपको क्या करना है बेटा, फिजिकल और केमिकल चेंजेस बताने। सर क्या, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल और केमिकल चेंजेस, उसके कुछ हमारे क्वेश्चन आंसर है कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। अभी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ लिखा है बेटा, फिजिकल और केमिकल चेंजेस में, इसमें हमें लिखा है ABCD करके। ये ABCD क्या करके लिखा है,
जहां पे लिखा है आपके एनसीईआरटी में फिजिकल और केमिकल चेंजेस, उसमें वहां पे क्वेश्चन आंसर में ब्लू ब्लू में डॉटेड बने होंगे, आप उसको ABCD डाल लो, तब मैं आपको बता दूंगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे ABCD करके एक ही बार में लिख दिया कि ये फिजिकल चेंजेस होंगे और केमिकल चेंजेस होंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्वेश्चन अपने में देखिएगा, मैं आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है ABDFG, ये सब बेटा हमारे क्या होंगे, ये होंगे हमारे फिजिकल चेंजेस होंगे, फिजिकल चेंजेस होंगे। आप देखिएगा ये सब फिजिकल चेंजेस हैं। फिजिकल चेंजेस यानी कि कटिंग ऑफ ट्रीज हुआ, हाथ से पेड़ काटना, ये भी फिजिकल चेंज हुआ। ठीक है, वैक्स का क्या होना, मेल्ट होना, जम जाना, ये भी फिजिकल चेंजेस हुआ। आप देख लीजिएगा ABDFG, ये वाले जो होंगे आप ABCD डाल दिएगा वहां पे डॉट की जगह पे, ये हुए हमारे क्या फिजिकल चेंजेस। और बाकी जो है CEH ये केमिकल चेंजेस हैं। बस इतना आपको करना है, आप पढ़ेंगे समझ जाएंगे, बहुत आसान सा है। अब उसके बाद आपके पास जो दूसरा क्वेश्चन आता है बेटा, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं आंसर 2, ये आंसर 2 है। ठीक है, ये वाला वहां पे लिखा है टू सेग्रीगेटिंग द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस, क्या होता है सब्सटेंसेस। तो मैंने क्या कर दिया, प्योर सब्सटेंसेस बता तो चुका हूं पहले ही, लेकिन आप लोग मानेंगे नहीं, फिर से लिखना पड़ेगा। तो प्योर सब्सटेंस जो है हमारे पास क्या क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस का समझते हैं मतलब, जो खुद साइंटिस्ट के हिसाब से क्या था, याद आया कुछ, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मैटर। ठीक है, उन्होंने कहा जो कुछ इस यूनिवर्स में है वो सब कुछ सब की सब मैटर है हमारे पास, किसको छोड़ के, फीलिंग्स, इमोशंस, लव, हेट को छोड़ के। और जैसे ही हम इस मैटर अराउंड अस के अंदर आने लगे तो साइंटिस्ट कहने लगे अभी जो आप मैटर पढ़ के आए हो वो मैटर क्या प्योर फॉर्म में है। तो हमने साइंटिस्ट की भाषा में देखा कि हमारा जो मिल्क था, तो मिल्क हम लोग कहते हैं प्योर, लेकिन साइंटिस्ट कहता है कि वो चीज़ प्योर नहीं है, क्योंकि मिल्क के अंदर विटामिन, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें, तो वो इम्प्योर हुआ। तो प्योर चीज़ें क्या हुई हमारी, प्योर सब्सटेंसेस, डिस्टिल वाटर। क्या वाटर के अंदर और भी कुछ मौजूद होता है, नहीं, सिर्फ वाटर होता है। ठीक, पहला एग्जांपल डायमंड, डायमंड के अंदर क्या सिल्वर होता है, नहीं, डायमंड के अंदर सिर्फ डायमंड ही होता है, प्योर सब्सटेंसेस है। ग्रेफाइट देखा ही होगा आपने, रॉ रबड़, कच्चा जिसको बोलते हैं रबड़ वगैरह, वो सब क्या है, प्योर सब्सटेंसेस है। छोटी छोटी बातें हैं, इतना हुआ। ठीक, अब ये बात करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर समझते हैं, अब एक और दो कंपोनेंट आपस में मिल के बनाते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या होते हैं, कर्ड, दही। दही किससे बनता है, दही में क्या होता है, मिल्क होता है, लैक्टिक एसिड, बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम लोग एंजाइम कहते हैं। वो एंजाइम, सर वो एंजाइम हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, नहीं, वो एंजाइम को आप अगर उस दही को, कर्ड को 2 दिन बचा के रख के खाओगे तो वो एंजाइम आपके लिए खतरनाक है। लेकिन वो एंजाइम आप टाइम टू टाइम उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे, उसमें खा ले रहे हो जल्दी से, उसको ख़राब नहीं कर रहे हो। दही जब तक ख़राब हो जाता है तब तक कि वो ख़राब एंजाइम हो जाएंगे उसके अंदर, कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाएंगे। लेकिन ये कर्ड जो हम लोग लाते हैं उसके अंदर एंजाइम भी होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो ये कर्ड हमारा मिक्सचर हुआ मिल्क का और एंजाइम जो हमारे भी बताया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। आइसक्रीम, आइसक्रीम खाते हैं ना तो मिक्सचर होती है ना वो, आप कहीं सर आइसक्रीम मिक्सचर, दूध, दूध होता है, मिल्क होता है, शुगर होती है उसके अंदर, और क्या होता है सर, और भी बहुत चीज़ें होती है, शुगर हो गया, मिल्क हो गया, स्वीटनेस डालने के लिए और भी इंग्रेडिएंट डालते हैं, तो आइसक्रीम एक मिक्सचर हुआ। ठीक, कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल सर तेल के अंदर क्या होगा, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये क्या होते हैं इसके अंदर, HC लिख दे रहा हूँ समझ जाना, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन के कंपाउंड और कार्बन के कंपाउंड इसके अंदर होते हैं। अगर आप और अच्छी भाषा में कहना है तो एरोमेटिक कंपाउंड कह दो, अभी मत जानना एरोमेटिक क्या होता है। ठीक है, अभी का ये नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। एरोमेटिक का मतलब जिसके अंदर एरोमा, खुशबू, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड और भी चीज़ें होती हैं। अभी सिर्फ इतना समझो, हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, इतनी, क्वेश्चन आंसर फिनिश। अब इधर आइए, लिखा है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, SUBS शॉर्ट में लिखा है सब्सटेंसेस, कितने टाइप्स के प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। तो हमारे एनसीईआरटी में लिखा है, मैं हेडिंग पढ़ रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ,
chemical composition substances can be classified as an element और compound, यानी कि दो पार्ट में हमारे डिवाइडेड हैं। कौन कौन सी केमिकल कॉम्पोजिशन किसने पार्ट में हमारे डिवाइडेड है? एलिमेंट्स और कंपाउंड। अब हमारे जो हमने पूछा है कि कितने टाइप के प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, आप प्योर से समझ लें कितने टाइप्स के पूछ रहा है कि प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। अगर कोई एक पर्टिकुलर कोई चीज़ किसी के अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि हमने कहा मिल्क, मिल्क क्या है हमारा साइंटिस्ट के हिसाब से इम्प्योर है, हमारे हिसाब से प्योर है। तो हमने कहा कोई एक ऐसी चीज़ बताओ, हमने कहा ये चौक, ये चौक क्या है? हमने कहा ये प्योर फॉर्म है। अब क्या पता है चौक जो बनी है कई चीज़ों से मिल के बनी होगी, तो ये इम्प्योर हो जाएगा। तो वैसे ही प्योर इम्प्योर को यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया, क्लासिफाई कर दिया एलिमेंट्स और कंपाउंड के जरिए। अब हमने कहा कोई भी एलिमेंट बना होगा, हाइड्रोजन हो नाइट्रोजन हो, अगर वो सिर्फ सिंगल फॉर्म में रहेगा, अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन तो वो सिर्फ एक सिंगल फॉर्म है, हाइड्रोजन के साथ कोई कंपाउंड जुड़ जाए तो वो बन जाएगा कंपाउंड। सुनिए पहले हम बता देते हैं, एक हमने एग्जांपल दिया एलिमेंट्स, पहले सुनिए, छोड़ दिए उसे, भूल जाइए एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। एलिमेंट्स क्या है? इज द प्योर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम ओनली, जो सिर्फ एक ही तरीके का एटम से बना हो। एक प्योर सब्सटेंसेस होता है जो एक ही तरीके के एटम से बना हो। ये नहीं ये चौक है तो चौक कई से मिल के बनी है, बहुत सारी चीजों से मिल के बनी है चौक, नहीं, एक ही चीज से बनी हो, एक ही मॉलिक्यूल, एक ही एटम, एक ही पार्टिकल्स उसमें दिखाई दे। अगर ये चौक अगर हमारे कहें कि बोरिक एसिड है तो बोरिक एसिड ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी हमारा इसके अंदर नहीं होना चाहिए। दूसरा, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस, इसको दो या दो से ज्यादा चीजों में हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, चाहे वो फिजिकली और केमिकली। नहीं समझ में आया? सुनिए अब एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल मैं यहां बता रहा हूं। अब देखिए ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये सारे क्या है? ये एक एटम है, ये क्या है हमारा? एक एटम है। अगर आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है हमारा? एलिमेंट है। नाइट्रोजन क्या है? एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट है। अब ये क्या है यहाँ पे? ये प्योर फॉर्म में, ये क्या लिखा है यहाँ पे? इट इज अ प्योर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। ये सिर्फ एक एटम है, ये देखिए हाइड्रोजन है, ये एक एटम है, नाइट्रोजन है एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है। अब इसके अंदर मैं कहूँ कि ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन में मिल जाए तो ये वाटर बन जाएगा, लेकिन जब तक ये अलग है तब तक ये प्योर फॉर्म में एक एटम से बना है और इसको आप तोड़ नहीं सकते, इसको तोड़ के दो नहीं बना सकते। क्या लिखा? इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सब्सटेंस बाय फिजिकली, चाहे फिजिकली तोड़ो चाहे केमिकली तोड़ो, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है केमिकली। अब ये जो है हमारा एक एलिमेंट है, अब एक ही एलिमेंट को दोबारा तोड़ के कई एलिमेंट नहीं बना सकते आप, ये हमारा सिर्फ एलिमेंट हो गया। एलिमेंट क्या है? ये एलिमेंट है हमारे। अब इसके अंदर ये हाइड्रोजन के अंदर अगर हमारा ये ऑक्सीजन मिल जाए तब ये बन जाएगा हमारा वाटर बन जाएगा, इसको बैलेंस कर लिएगा, ठीक है, ये वाटर बन जाएगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा कंपाउंड। ये क्या हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा, जो मिल के दो चीजें आपस में बने एलिमेंट, एक एटम दो एटम आपस में मिले तो बनता है कंपाउंड। और दो कंपाउंड, एक कंपाउंड जब तोड़ेंगे, एक कंपाउंड को तोड़ सकते हैं लेकिन एलिमेंट को नहीं तोड़ सकते, एलिमेंट को नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो एक ही है अपने प्योर स्टेट में। इसीलिए कहा हमने कि क्या है? एलिमेंट जो अपने प्योर सब्सटेंसेस में, इसको हम नहीं तोड़ सकते, लेकिन इसको हम जब मिलाएंगे किसी और एलिमेंट से तो बनाएगा क्या? कंपाउंड बनाएगा। क्या बनाएगा? कंपाउंड बनाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा था ये क्या बनाएगा? कंपाउंड बनाएगा। अब आप एक चीज देखिएगा, एक चीज बहुत अच्छी है, यहाँ पे एलिमेंट्स की डेफिनेशन पता चल गई, कंपाउंड्स की डेफिनेशन पता चल गई, दोनों कैसे बनते हैं एलिमेंट्स, ये इसमें मिल जाएगा तो बनेगा कंपाउंड्स बनेगा। क्या है एलिमेंट्स की डेफिनेशन? ये। अब देखिए कि एलिमेंट्स को किसने डिस्क्राइब किया? रॉबर्ट बॉयल, BOYL, रॉबर्ट बॉयल थे, उन्होंने कहा इट यूज द टर्म एलिमेंट, इन्होंने इस्तेमाल करा था, रॉबर्ट बॉयल थे, एंटोनी लेवॉइजर थे, इन दोनों ने मिलके इस चीज को एलिमेंट को एस्टैब्लिश किया था बाय एक्सपेरिमेंटली। इट इज यूज द टर्म एलिमेंट्स एंड एंटोनियो लेवॉइजर फ्रेंच केमिस्ट थे ये,
एस्टैब्लिश बाय एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन किया गया था। कैसे, क्या किया गया था इन्होंने ये सारी जो चीज़ें थी, इन्होंने एलिमेंट्स को एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किया गया था और इन्होंने कहा था कि हम एक सिंबल दे दे, सिंबल शॉर्ट फॉर्म में दे दे, सिंबल के फॉर्म में। देखिए सिंबल है ये सब, ऑक्सीजन अपने में क्या है, सिंबल है, नाइट्रोजन क्या है, सिंबल है, तो ये सिंबल ही तो हुआ। और जब दोनों को मिला दो तो कंपाउंड बन जाएगा। तो एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, इस एलिमेंट को तोड़ नहीं सकते, चाहे फिजिकली चाहे केमिकली, लेकिन कंपाउंड को तोड़ के एलिमेंट बना सकते हैं। ठीक है, इतनी बात हुई। फिर हमने कहा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या और भी डिवाइडेड होते हैं क्या? हमने कहा हाँ। हमने कहा एलिमेंट्स जो होते हैं बेटा, अगर आप अपनी पीरियोडिक टेबल देखोगे बेटा, तो एलिमेंट्स जो होते हैं 3 चीज़ों में डिवाइडेड होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। ये लिख लो, फिर मैं बताता हूँ इसके ऊपर, इसको पहले नोट करो।